नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं हमारी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 2, उसका चैप्टर विप्लव गायन। तो ये जो हमारा चैप्टर है विप्लव गायन का अर्थ होता है क्रांति का गीत। यानी कि देखिए, जो जड़ता है, यानी कि जो एक आपका कोई चीज जो है बिल्कुल जड़ है, यानी कि रुकी हुई है, तो उसके संबंध में किस तरह से ये आपका गायन चल रहा है। यानी कि एक तरह से उसके संबंध में ये बताया जाना कि एक उसके संबंध में उसके विरुद्ध विप्लव गायन, जड़ता के विरुद्ध एक नई चेतना, नई क्रांति को आगे लेकर आना। तो देखिए, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक गीत गाया गया है। एक कवि को एक ऐसा गीत गाने को कहा है, एक ऐसी तान छेड़ने को कहा है जो क्रांति के बीच में जितने भी अवरोध आ रहे हैं, क्रांति के बीच में जितने भी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों के खिलाफ ये गीत गाने को कहा है। ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी एक छोटी सी कविता है। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे तथा इसके भावार्थ को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। कविता को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कविता के जो कवि हैं, कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में कुछ जानेंगे। यानी कि जरूरी जो बातें हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ जरूरी बातें सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार कवि के जीवन परिचय को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर कवि के बारे में बताई गई हैं। तो पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 में ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी श्री जमना लाल शर्मा वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्रीनाथ द्वारा में रहते थे। वहाँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इनकी मां इन्हें ग्वालियर राज्य के शाजापुर स्थान में ले आई। यहाँ से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने के उपरांत इन्होंने उज्जैन से 10वीं की और कानपुर से इंटर की पढ़ाई उत्तीर्ण की। और इसके उपरांत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट एवं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। यानी कि क्लास 12 तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद वो बाल गंगाधर तिलक और साथ ही एनी बेसेंट और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और आगे उन्होंने जो है शाजापुर जो अंग्रेजी से उन्होंने मिडिल स्कूल पास करके वे उज्जैन के माधव कॉलेज में वहां से प्रविष्ट हुए। इनको राजनीतिक वातावरण ने शीघ्र ही आकर्षित कर लिया, क्योंकि इनके एक तरह से जिनके साथ ये रहे, जो इन्हें लोग मिले, उनसे इन्हें एक तरह से राजनीतिक जुड़ाव हुआ, राजनीतिक लगाव हुआ और राजनीतिक वातावरण ने इन्हें शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और इसी बीच सन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन को देखने के लिए ये चले आए। जब 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय ये वहां पर ये अधिवेशन देखने चले आए और इसमें संयोग से इनकी भेंट माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त एवं गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। और उसी समय 1917 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके बालकृष्ण शर्मा गणेश शंकर विद्यार्थी के आश्रम में कानपुर आकर क्राइस्ट
क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ने लगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में काफी सारी एक तरह से राजनीतिक जो काम है वो भी बहुत सारे किए, और साथ ही इन्होंने पढ़ाई भी की, और उसके बाद उन्होंने लेखन भी अपने जीवन में काफी किया। इनके द्वारा यहाँ पर दी गई जो कविता है उस कविता को पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कविता है, ये एक राजनीतिक, ये कविता एक तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जड़ता के विरुद्ध जो नई क्रांति है, यानी कि एक तरह से जो चीजें जड़ हो गई हैं, यानी जब यहाँ पर बताया कि किस तरह से क्रांति का एक गीत गाने की बात की गई है, क्रांति का एक गीत सुनाने की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिए क्या यहाँ पर कहा है, कवि को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। कवि एक ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक ऐसी तान सुनाने की बात की गई है, एक ऐसी तान सुनाने की बात की गई है कि जिससे चारों ओर क्रांति की एक तरह से क्रांति की अग्नि दहक उठे, और जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए, यानी कि लोगों के मन में, लोगों के एक तरह से मन जो है, जो जड़ हो गए हैं, उनमें थोड़ा सा क्रांति आए, लोग अपने लिए लड़ना सीखें, लोग अपने लिए बोलना सीखें। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, यानी कि एक जो हिलोर है, यानी कि कुछ जो बातें हैं वो इधर से आए, कुछ बातें इधर से आए, कुछ लोगों के मन में जो भी चीजें हैं, ठीक है, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, फिर यहाँ पर सावधान करने की कोशिश की गई है कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिज़राबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो यहाँ पर अब सावधान करने की भी कोशिश की है साथ में। तो कवि को क्या कहा गया है कि कवि ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है, यानी कि लोगों को जगाते जगाते, लोगों को सावधान करते करते जो मेरी वीणा है उसमें चिंगारियां आन बैठी है, यानी कि इतना लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी वीणा को इतना एक तरह से बजाया है कि उसमें चिंगारियां आन बैठी हैं, और टूटी है मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो क्या देखिए कहने की कोशिश की गई है। अब इसमें कुछ जो जरूरी कठिन शब्द जो यहाँ पर है, तो पहले हम उन कठिन शब्दों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तान, तान का अर्थ होता है लय तथा स्वर। उसके बाद कहा है उथल पुथल, उथल पुथल यानी कि ऊपर नीचे होना, परिवर्तन होना। जिस तरह से समुद्र में बहुत तेज लहर उठती है तो क्या होता है, एक तरह से समुद्र में उथल पुथल मच जाती है। जब बहुत तेज लहर आती है तो पूरे समुद्र में उथल पुथल मच जाती है। जब आंधी आती है बहुत तेज, तो ये एक परिवर्तन का संकेत दिया है, यानी कि जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है। आगे देखिए हिलोर, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। तो हिलोर का अर्थ होता है लहर, यानी कि एक लहर इधर से आए और एक लहर जो है उधर से आए। किसकी लहर? क्रांति की लहर की बात की गई है। किसकी लहर की बात की है यहाँ पर? क्रांति की लहर की बात की है कि एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए, यानी कि क्रांति की जो लहर है वो एक इधर से आए और एक इधर से आए। मिज़राबें, मिज़राबें सारी टूटी हैं। मिज़राबें क्या होती है? मिज़राबें यानी कि वीणा के तारों को छोड़ने के लिए उंगली में पहने जाने वाला
छल्ला, यानी कि जो एक तरह से आपने देखा होगा जो वीणा बजाते हैं उनके हाथ में अंगूठी की तरह एक छल्ला होता है जिसमें आगे से नुकीली एक तरह से नाखून की तरह नुकीला होता है, और जब उसको इस तरह से बजाते हैं तो उससे क्या होता है, उसी से वो तार छोड़े जाते हैं, यानी कि इस तरह से पकड़े और छोड़े जाते हैं। तो मिजराबें सारी टूटी हैं, यानी कि वीणा के तारों को छोड़ने के लिए उंगली में पहने जाने वाला जो छल्ला होता है वो मिजराब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ कठिन शब्द यहाँ पर पढ़े। अब हम इस पूरी पंक्ति का भावार्थ जानते हैं, इस पूरी पंक्ति का भावार्थ पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की है भावार्थ में। तो इस कविता जो है, इस कविता का अन्य कवियों से अनुरोध है, यानी कि इस कविता में जो कवि हैं, इस कविता के जो कवि हैं बालकृष्ण जी, वो अन्य कवियों से कह रहे हैं, यानी कि वो अन्य कवियों को जागृत कर रहे हैं, वो अन्य कवियों को प्रेरित कर रहे हैं, वो अन्य कवियों से अनुरोध कर रहे हैं, अनुरोध करते हुए कह रहे हैं कि हे कवियों, क्या कहा था, कवि ऐसी तान सुनाओ तुम। ठीक है, तो हे कवियों, तुम एक ऐसा गीत सुनाओ जिससे सारे संसार के जितने भी जनमानस हैं, मैंने कहा था ये जड़ता के विरुद्ध, यानी कि जो लोग बिल्कुल जड़ हुए बैठे हैं, जिनके अंदर कोई विद्रोह की भावना नहीं है, कोई क्रांति की भावना नहीं है, जो बिल्कुल ये सोचकर बैठ गए हैं कि अब तो सब कुछ खत्म है, कुछ करने से क्या फायदा, तो जो जड़ हो चुके हैं ऐसे जनमानस के हृदय में तुम क्रांति का भाव पैदा करो, तुम क्रांति का भाव उत्पन्न करो। तो कवि यहाँ पर साथ ही अत्याचारियों को चेतना भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, अत्याचारियों को चेतावनी देते हुए भी कह रहे हैं कि कवि अत्याचारियों को चेतावनी देते कह रहे हैं कि सावधान, अब तुम सावधान हो जाओ, यानी कि एक तरफ वो सभी अपने अन्य कवियों को प्रेरित कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं एक तरह से कि अब तुम ऐसी तान छेड़ो, ऐसी तान सुनाओ कि जिससे जो जड़ हुए मनुष्य हैं, जिनके अंदर विद्रोह की कोई भावना नहीं है, जिनके अंदर क्रांति की कोई भावना नहीं है, तुम उनको ऐसी तान सुनाओ कि वो भी अपनी जड़ता को समाप्त करके क्रांति का भाव उनके अंदर आए, वो भी अपने लिए आवाज उठा सके, वो भी अपने जीवन में कुछ कर सके, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो क्या कहा है, जिससे जनमानस के हृदय में क्रांति का भाव उत्पन्न हो, और साथ ही जो अत्याचारी हैं, यानी कि जिन्होंने अत्याचार फैलाया हुआ है, ऐसे अत्याचारियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सावधान, कहते हैं सावधान, अब मेरी वीणा में चिंगारियां आ बैठी हैं, सावधान, अब मेरी वीणा में चिंगारियां आ बैठी हैं, यानी कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, मेरी वीणा में चिंगारियां आ बैठी हैं अत्यधिक कर्कश गान के कारण, क्योंकि बहुत ही कर्कश गान चला था, बहुत ही तेज उन्होंने बजा दिया था, यानी कि वो कोई मीठा स्वर नहीं था, वो लोगों को जगाने के लिए था, वो ऐसी तान थी, वो ऐसी आवाज थी कि उनकी जो वीणा है उसमें चिंगारियां आने लगी हैं, क्योंकि बहुत ही कर्कश गान था, और इसी के कारण वीणा की सारी तारें जो है टूट गई है, वीणा की सारी तारें टूट गई हैं, और जिसके कारण मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं, यानी कि उनकी उंगलियां जो है बहुत तेज तेज उन्होंने उस वीणा को बजाया था, और बहुत तेज तेज वीणा बजाने के कारण उनकी जो उंगलियां हैं वो अकड़ गई हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैं ऐसे गीतों को गा व बजा रहा हूं जिससे सोई हुई जनता को जागृत कर सकूं। तो देखिए एक तरह से विप्लव गायन का अर्थ ही है क्रांति का गीत। ठीक है, तो ये जो पूरी कविता है ये कवि ने शायद उस समय पर लिखी है कि जब जो हमारा देश जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था, और एक तरह से लोगों को जागृत करने की आवश्यकता थी कि सब मिलकर जब एक साथ तक नहीं बोलेंगे,
जब मिलकर चारों तरफ से विद्रोह की भावना जागृत नहीं होगी, जब एक तरह से कहा, यहाँ पर क्या कहा है, एक लहर इधर से आए, एक लहर इधर से आए, लहर यानी कि क्रांति की ये लहर, जब चारों ओर से जब तक एक ही आवाज नहीं आएगी तब तक लोगों के अंदर, इनके अंदर हमारा भय पैदा नहीं होगा, यानी कि अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि मैं अब ऐसे गीतों को बजा रहा हूं, अब मैं ऐसी गीत बजा रहा हूं जिससे कि लोगों के अंदर, सोई हुई जनता के अंदर क्रांति का गीत जागृत कर सकूं। अब मैं लोगों के अंदर क्रांति, सोई हुई जो क्रांति है उसको जागृत कर सकूं। अब मेरे गायन की तानों में क्रांति के स्वर व गीत ही मुखारित हो रहे हैं। अब कोई गीत नहीं है, अब केवल क्रांति के स्वर, क्रांति के गीत। अब तो क्रांति करनी है, अब तो क्रांति करनी है। तो अब मेरे गीतों में केवल और केवल क्रांति के गीत और क्रांति के स्वर ही मुखारित हो रहे हैं। उसके अलावा अब मेरी वीणा कुछ और नहीं गा रही है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे केवल और केवल क्रांति करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर अपने पहले काव्यांश में बहुत ही सुंदर तरीके से कवि बाकी कवियों से अनुरोध करते हैं, बाकी कवियों से कह रहे हैं कि तुम भी कुछ ऐसा गीत सुनाओ कि जिससे जनमानस के हृदय में क्रांति का भाव पैदा हो, लोगों को उठाओ। जो ये जड़ हो चुके लोग हैं, जो ये शांत बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने इस गुलामी को ही अपनी किस्मत मान लिया है, जिन्होंने इस अवस्था को ही अपना सब कुछ मान लिया है, ऐसे लोगों के अंदर तुम क्रांति का गीत जगाओ, क्रांति की नई एक लौ जगाओ। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे जो ये हमने काव्यांश पढ़ा, कुछ प्रश्न है, जैसे कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि और कविता का नाम, कवि का नाम है यहाँ पर बालकृष्ण और कविता का नाम है विप्लव गायन। कवि से कैसी तान सुनाने के लिए कहा जा रहा है? तो कवि से क्रांति की तान, यानी कि ऐसी तान जिससे लोगों के अंदर की जड़ता समाप्त हो, लोगों के अंदर का एक तरह से जो लोगों के हृदय जड़ हो चुके हैं, ऐसी तान सुनाने के लिए कहा जा रहा है। तो कवि की वीणा में कैसे स्वर निकल रहे हैं? अब कवि की वीणा में क्रांति के स्वर निकल रहे हैं, यानी कि उनकी जो वीणा है वो क्रांति के स्वर बजा बजा कर उसकी जो मिर्जाबें हैं वो टूट गई हैं, यानी कि उसकी तारें टूट गई है और इतना तेज उन्होंने क्रांति कर दी कि अब उनकी उंगलियां ऐंठ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला काव्यांश हमारा क्लियर होता है और उससे जुड़े हुए यहाँ पर 3 जो प्रश्न हैं वो भी हमने क्लियर कर दिए हैं। तो आप इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ सकते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ें। हमारी इस पूरे बुक की जो ये लास्ट कविता है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी ये कविता है। अब चलते हैं अगले काव्यांश की तरफ। अगला काव्यांश है कंठ रुका है महानाश का। कंठ रुका है महानाश का, कारक गीत रुद्ध होता है। कंठ रुका है महानाश का, कारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतर तन से, क्या कहा है? निकली मेरे अंतर तन से। तो देखिए, रुका कंठ है महानाश का, कारक गीत रुद्ध होता है। जो अभी आपको लग रहा है कि मैं चुप हूं, मैं शांत हूं, तो ये क्या है? रुका, कंठ रुका है महानाश का, कारक गीत रुद्ध होता है। जो ये कंठ यहाँ पर रुका हुआ है महानाश का, कारक गीत रुद्ध होता है। और इससे क्या हो रहा है?
ये गीत रुद्ध हो रहा है और आग लगेगी क्षण में। जब कुछ क्षण में जब आग ये लग जाएगी, क्रांति की आग जब चारों तरफ फैल जाएगी, तो उससे क्या है, अब शुद्ध युद्ध होता है और फिर युद्ध होगा। बिल्कुल झाड़ झंकार दग्ध है और ये जितने भी झाड़ झंकार हैं ये सब क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे इस ज्वलंत गायन के स्वर में। इस ज्वलंत गायन के स्वर में जितने भी झाड़ झंकार है, यानी कि ये इस क्रांति के मध्य में, इस क्रांति के विरुद्ध, इस जड़ता के विरुद्ध जो क्रांति हो रही है, उसके रास्ते में जो कुछ आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक तरह से महानाश होने वाला है, इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है कि इस क्रांति की रास्ते में जो भी चीज आएगा, इस क्रांति के रास्ते में जो भी झाड़ झंकार रुकावट बनकर आएगा, वो सब क्या हो जाएगा, इस ज्वलंत गायन के स्वर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा इस क्रांति की आग में वो भी। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों से कवि ने यहाँ पर अपनी कविता को यहाँ पर बताया है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, यानी कि जो ये गीत क्रांति का गाया जा रहा है, इसकी तान बहुत ज्यादा क्रुद्ध है, बहुत ज्यादा क्रोध से भरी हुई है, बहुत ज्यादा एक तरह से होता है कि एक क्रोध होता है और एक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अंग्रेजों के प्रति या एक तरह से इनकी जो इन्होंने जो भी यहाँ पर जिस तरह का शासन किया उसके प्रति लोगों के मन में बहुत ज्यादा विद्रोह है, बहुत ज्यादा उनके मन में गुस्सा भरा हुआ है। तो वो सारी चीजें वो कहते हैं रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है और निकली मेरे अंतर तन से, जो हमारे अंतर तन में भरी हुई है, जो हमारे मन में ये क्रोध, ये गुस्सा, ये विरोध भरा हुआ है, वो सब आज यहाँ पर दिखाई देगा। तो किस तरह से अब हम इसको एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए कुछ कठिन शब्द जो हैं इस प्रकार से हैं। कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला। महानाश, महानाश का अर्थ है पूरी बर्बादी। मारक, मारक का अर्थ है मारने वाला। रुद्ध, रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ। हृदतल अर्थात हृदय। दग्ध, दग्ध का अर्थ है जाला। क्रुद्ध, क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध में। अंतर, अंतर तन से, अंतर तन अर्थात हृदय से, ठीक है। और तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ कठिन शब्द पढ़े। शुद्ध, शुद्ध का अर्थ होता है बहुत ज्यादा क्रोधित होना, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं। अब हम इस पाठ से संबंधित यहाँ पर भावार्थ जान लेते हैं। चलिए, तो क्या कहा है अगले काव्यांश में, देखिए कवि कहते हैं कि मेरा कंठ जो है, मेरा कंठ अब ऐसे गीतों को गाने के लिए रुका हुआ है, यानी कि अभी तक शायद मेरा कंठ ऐसे गीतों को गाने के लिए ही रुका था, यानी कि मैं अभी तक इंतजार कर रहा था, मैं अभी तक ये सोच रहा था कि शायद ये स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी, यानी कि मैंने ये सोचा था कि ये स्थिति शायद जल्दी ही ठीक हो जाएगी और इसीलिए शायद मेरा कंठ रुद्ध, क्या कहा था शुरू में, रुद्ध कंठ का, यानी कि मेरे रुके हुए गले का, मेरा गीत जो है, मेरा कंठ जो है अभी तक शायद इसीलिए रुका हुआ था कि मैं यही सोच रहा था कि ये स्थिति शायद अभी ठीक हो जाए, इसीलिए मैंने कोई भी मारक गीत नहीं लिखा था। मारक गीत अर्थात कोई भी ऐसा मारने, काटने, मारने वाला, यानी कि अत्याचार से संबंधित मैंने कोई भी गीत अभी तक नहीं लिखा था, कोई भी ऐसी बात मैंने अभी तक नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्थिति अब ठीक होगी, तब ठीक होगी। मुझे लग रहा था कि शायद क्रांति की जरूरत ही ना पड़े, कि ये लोग अपने आप मान जाए। मुझे लग रहा था कि जैसे हो रहा है सब कुछ ऐसे ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन शासन के बढ़ते अत्याचार ने, जो ये ब्रिटिश शासन का बढ़ता हुआ अत्याचार है, इसने मेरे भावों को समाप्त कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल
अपने मन की बात को रखा गया है, कहीं पर भी ब्रिटिश शासन का नाम नहीं लिया है, क्योंकि उस समय कवियों को इस तरह के गीतों को लिखने की, इस तरह के कहानियों को लिखने की, इस तरह की कविताओं को लिखने की, इस तरह की बुक्स लिखने की, इस तरह के कोई भी चीजें लिखने की अनुमति नहीं थी। यानी कि इससे क्या होता, इससे विद्रोह की क्रांति जो है लोगों में फैलती, लोग इसको पढ़ते, लोग आक्रोशित होते, लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते। तो इसीलिए कितने जो कवि उस समय पर हुए उनको बिल्कुल भी इस तरह के गीतों की या इस तरह की कविताओं की या इस तरह के चैप्टर पाठों को या इस तरह की लेखों को लिखने की उनको बिल्कुल सख्ती से मनाही थी। तो इसीलिए कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी ब्रिटिश शासन का नाम नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी हमें जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं। क्या कहते हैं लेखक, कहते हैं कि मेरा कंठ अभी तक रुका हुआ था, इसीलिए रुका था कि मैं सोच रहा था कि स्थिति शायद जल्दी ही ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी मारक गीत नहीं लिखा, यानी कि कोई भी क्रांति का ऐसा गीत नहीं गाया, कोई भी क्रांति का ऐसा गीत नहीं लिखा। लेकिन अब शासन के इस बढ़ते अत्याचार ने मेरे अंदर इस भाव को समाप्त कर दिया है। क्या कहते हैं कि शासन के बढ़ते हुए अत्याचार, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इनके अत्याचार जो है कम होने के बजाय, समाप्त होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब मैंने निश्चय किया है, क्या कहते हैं आगे, कि मैंने निश्चय कर लिया है मैं क्रांति के गीत लिखूंगा। अब मैं क्रांति के गीत लिखूंगा। मेरे इन गीतों में क्या क्या होगा, मेरे इन गीतों से देश की जनता में चारों ओर आग लगेगी और ये आग चारों तरफ हाहाकार मचा देगी। कौन सी आग? क्रांति की आग लगेगी और लोगों के अंदर विद्रोह उत्पन्न होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। तो उन्होंने कहा लेकिन अब मैं इन गीतों को लिखूंगा और अब ये गीत लोग पढ़ेंगे, लोगों के अंदर क्रांति के लिए एक तरह से जोश आएगा, विद्रोह उत्पन्न होगा और अब तो युद्ध की स्थिति निश्चित है। यानी कि अब तो शुद्ध युद्ध होगा। शुद्ध यानी कि कुपित, गुस्से वाला, क्रोध वाला। अभी तक जो लोग चुप बैठे हैं, अभी तक जो लोग शांत हैं, अब वो भी लड़ेंगे, अब शुद्ध युद्ध होगा। ठीक है, अब तो युद्ध होना निश्चित है। यानी कि अब चाहे हमें आपस में आकर, आमने सामने आकर अंग्रेजों से लड़ना पड़े, लेकिन अब हम लड़ेंगे। अब तो युद्ध की स्थिति निश्चित है। और आगे कवि कहते हैं कि मेरे क्रांति के गीत इतने शक्तिशाली हैं, यानी कि मैं जो क्रांति के गीत लिख रहा हूं वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे निकलने वाले क्रांति के स्वर, यानी कि जो मेरी क्रांति के गीत हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि उनसे निकलने वाले क्रांति के स्वरों ने छोटे मोटे झाड़ झंखाड़ लिखा था ना, तो छोटे मोटे झाड़ झंखाड़ अर्थात जो सदियों से कायम लोगों की रूढ़िवादी सोच है। अब ये झाड़ झंखाड़ किसे कहा है कि एक तरह से देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंग्रेज, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिटिश शासन, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम थी जो छोटी छोटी रुकावटें, एक तरह से जिन्हें झाड़ झंखाड़ कहा है, यानी कि हमारे देश के लोगों की खुद की सोच, जो रूढ़िवादियां कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए, या एक तरह से बहुत सारे ऐसे नियम हमारे यहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो क्रांति के स्वर हैं उसमें सबसे पहले ये जो छोटे मोटे झाड़ झंखाड़ है, यानी कि सदियों से कायम ये जो व्यर्थ की रूढ़िवादी परंपराएं हैं, यानी अगर हम सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव करना होगा, अपने आप को एकजुट करना होगा, अपने आप में जो ये भेदभाव है, ये ऊंच नीच का भेदभाव है, इस जाति पाति का भेदभाव है, ये महिला पुरुष का भेदभाव है, ये हमें सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजें दूर करनी होंगी, तब जाकर हम मिलकर क्रांति कर सकते हैं। और खास तौर पर तब यहाँ पर जाति पाति का भेद बहुत ज्यादा माना जाता था। तो उसके लिए भी कवि ने यहाँ पर कहा है कि जितने भी ये छोटे मोटे झाड़ झंखाड़ हमारी क्रांति के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, इन सभी रुकावटों को सबसे पहले मैं खत्म करूंगा, इन सभी मेरी क्रांति से सबसे पहले इनको मैं जलाऊंगा।
इनको मैं समाप्त कर दूंगा। जितनी भी ये रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, रूढ़िवादी सोच है, जाति पाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव है, इन सभी को मैं पहले दूर करूंगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ यहाँ पर दूसरा काव्यांश भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से कवि ने अपना जो क्रांति का गीत यहाँ पर लिखा है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मेरे हृदय के क्रोध से, अब जो मेरे हृदय के क्रोध से जो तान निकलेगी, तान के गीत निकलेगी, इनके अत्याचारों से, ये जो क्रांति की तान निकली है ये इनके अत्याचारों से तंग आकर निकली है। यानी कि अब देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत चीजें हम कई टाइम से बहुत अपने अंदर ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं नहीं ये ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एक टाइम पे जब हमारे अंदर का धैर्य समाप्त हो जाता है, हमारे अंदर सहन शक्ति जिसको हम बोलते हैं वो समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या होता है, इंसान अपना धैर्य खो देता है। फिर वो उसके विरुद्ध आवाज उठाता है, नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, इतना नहीं सहा जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज लेखक ने भी की, यही चीज कवि ने भी की। वो कहते हैं कि मेरे हृदय के क्रोध से जो ये तान का गीत निकला है, ये तान निकली है या ये क्रांति का गीत निकला है, वो इनके अत्याचारों से तंग आकर ही निकला है। अभी तक मैं सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये सोचते सोचते भीतर ही भीतर क्रोध और कुंठा से भर गया था। यानी कि मैं अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था अंग्रेजों के ऊपर, बहुत गुस्सा आ रहा था उनके अत्याचारों पर, बहुत गुस्सा आ रहा था उनके शासन पर, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कुंठा थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, गुस्सा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये कुंठा, अब ये क्रोध फूट चुका है, क्रोध का घड़ा जो है अब वो फूट चुका है। अब सारी चीजें बाहर आएंगी और मैंने निश्चय किया है कि शांत रहकर अब इनसे नहीं निपटा जा सकता। यानी कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। यानी कि अब शांत रहकर, अब इनसे फरियाद करके, अब इनके खिलाफ आंदोलन करके या इनके खिलाफ मार्च निकालकर ये छोटे मोटे काम से अब इनको नहीं जीता जा सकता। अब कर्तव्य है कि कविता के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति पैदा करूं। यानी कि ऐसे लोग जो बिल्कुल शांत हैं, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो अभी भी इनके अत्याचारों से एक तरह से मर रहे हैं, इनके अत्याचारों के एक तरह से गुलाम बन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से इन लोगों को जागृत करना चाहता हूँ। इन लोगों को एक तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं लोगों के अंदर क्रांति का भाव ला सकूं, मैं लोगों के अंदर विद्रोह का भाव ला सकूं, मैं ये जड़ हुए लोगों के अंदर चेतना का विकास कर सकूं, मैं जो लोगों के अंदर चेतना ला सकूं, उन्हें होश में लाऊं कि अरे देखो तुम हो क्या रहा है, ये इसके खिलाफ आवाज उठाओ, ये गलत है, इतना ज्यादा हमें सहन नहीं करना है। तो यही क्रांति का भाव मैं सभी लोगों के अंदर लाना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये काव्यांश हमारा क्लियर होता है। अब इस काव्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कवि की स्थिति क्या हो गई है? तो किस तरह की हो गई है कवि की स्थिति? यहाँ पर कवि की स्थिति किस तरह की हो गई है? देखिए कवि की स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से अब असहनीय हो गई है। अब वो क्रोध और कुंठा से भर गए हैं, अब वो इन सब चीजों को नहीं झेल सकते हैं, अब उनके अंदर ये सहन शक्ति समाप्त हो गई है, तो इसीलिए अब वो इसके विरुद्ध काम करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अब वह कैसे गीत लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि अब उनको लगता है कि अब ऐसे चुप बैठने से नहीं चलेगा, अब सब कुछ सहने से नहीं चलेगा,
तो अब वो क्रांति के गीत लिखना चाहते हैं। वो क्रांति के गीत लिखकर लोगों के अंदर, देखिए अगला प्रश्न बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले केवल एक प्रश्न, एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं कि अब वह क्रांति के गीत लिखना चाह रहे हैं। और बिल्कुल थर्ड प्रश्न देखिए अगला, क्रांति के गीत लिखने से क्या होगा? क्या होगा क्रांति के गीत लिखने से? अगर आपने काव्यांश को पढ़ा है, समझा है, तो बहुत ही सरल है कि क्रांति के गीत लिखने से लोगों के अंदर जागृति पैदा होगी। अपने आप पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध वो बोल पाएंगे। एक तरह से लोग जगेंगे, लोगों के अंदर चेतना आएगी, लोगों के अंदर क्रांति करने का, विद्रोह करने का एक तरह से लोगों के अंदर साहस आएगा। तो वो कहते हैं कि वो क्रांति के गीत लिखना चाहते हैं जिससे कि लोग इनके खिलाफ आवाज उठा सके। तो दूसरा काव्यांश हमारा यहाँ पर, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम है गात है वह ध्वनि। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गात है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के वह सब राज समझ आया हूँ। भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। कहते हैं कण कण में व्याप्त वही स्वर, कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गात है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो यानी कि अब कण कण में यही स्वर व्याप्त है, यानी कि देश के कण कण में एक ही स्वर है और देश का रोम रोम यही गाता है और यही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो एक तरह से अब क्रांति की अलख जो है पूरे देश में जल चुकी है। एक तरह से कवि ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागृत करने में कवि सफल हुए हैं। और उन्होंने, वो कहते हैं कण कण में व्याप्त वही स्वर, अब कण कण में वही स्वर व्याप्त है। रोम रोम यानी कि हर एक व्यक्ति अब यही ध्वनि गाता है और वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। और वो कहते हैं आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। आज मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सारे राज समझ चुका हूँ। भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। जो एक तरह से भू विलास यानी कि जो हमें संसाधनों की, जो हमें एक तरह से लालसा है, इसी में महाविनाश है। तो इसके मैं सारे सूत्र परख कर आ चुका हूँ, सारे सूत्र देखकर आ चुका हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कविता के तीनों काव्यांश पढ़ लिए हैं। जो अंतिम ये हमारा काव्यांश है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि भावार्थ के साथ इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और साथ ही इसके कठिन शब्द, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर और बाकी जो सारी चीजें इस कविता से जुड़ी हुई है उसे हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी आज पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।